हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लर्नोवर्सिटी। तो लर्नोवर्सिटी में आज की हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो लर्नोवर्सिटी पे जो करंट अफेयर है वो उसमें आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है इंपॉर्टेंट डे के बारे में जानकारी, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में जानकारी मिलती है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में जानकारी मिलती है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिलती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि AI बेस्ड एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जजेस के असिस्टेंस के लिए। तो वो क्या है पोर्टल, कैसे काम करता है, किसने उसको लॉन्च किया है, ये सारी बातें हम चेक करेंगे इस पर। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस पास किया है। वो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे, क्या क्या किन किन लॉज को चेंज किया गया है। उसके बाद एक बुक पब्लिश हुई है, माई मदर माई हीरो, किसी मदर की बायोग्राफी पे है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चेक करेंगे और किसने इसको लॉन्च किया है और किसने इसको लिखा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चेक करेंगे। उसके बाद एक नेट ज़ीरो क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर एक बात चल रही है, तो वो नेट ज़ीरो है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया उसको अपोज कर रहा है, इंडिया क्यों अपोज कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अप्रूव्ड PLI स्कीम। तो PLI स्कीम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और क्यों अप्रूव करी गई है, किसको किसको ये फ़ायदा कराएगी, ठीक। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, वो अवार्ड कौन से हैं, क्या क्या अवार्ड मिले हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पूरे प्रेजेंटेशन में चेक करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फर्स्ट है क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज की डेट में सबसे बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है। जो भी चीज़ें हैं हमारे यूज़ की, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाए, जिससे कि क्या हो कि हर एक फील्ड में सहूलियत मिले आपको, कि जो भी डेटा है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जा सके और आपको जो भी चाहिए वो चीज़ आपको मिले, फालतू का डेटा ना मिले। तो ये सारी चीज़ें लेके एक हमारे जुडिशरी सिस्टम जो है उसमें भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम है सुपेस। सुपेस जो लॉन्च किया गया है उसमें होगा क्या कि जो हमारे जजेस हैं वो किसी केस को सुनते हैं, केस की सुनवाई करते हैं और उनके बारे में वो फिर क्या करते हैं कि जो जैसा कि सबको पता होगा कि कोई भी केस होता है तो उसका जब तक उसका सोल्यूशन, या कह लो कि उसका जब तक जजमेंट नहीं आता है, जब तक कि वो पुराने अगर उसी तरीके के केसेस हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही उनका जजमेंट आता है। तो ये जो आपका सुपेस है वो जजेस को प्रोवाइड कराएगा, जो भी पुराने डेटा हैं, लीगल लॉज थे जो उस केस से जुड़े हुए, उनको जल्दी से जल्दी जजेस को प्रोवाइड कराएगा और जजेस उसके अकॉर्डिंग अपना जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो इसको लॉन्च किया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है? जस्टिस एस ए बोबड़े साहब हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। एक यहाँ पे एक बात और क्लियर करते चलें, जैसा कि हमने पहले देखा था कि चीफ जस्टिस हमारे एस ए बोबड़े सर हैं, जो वो रिटायर हो रहे हैं कब? 23 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं। जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस NV रमन्ना साहब हैं, ठीक है। तो ये कब शपथ लेंगे? ये लेंगे 24 अप्रैल को। इनको हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। इसके बारे में हम डिटेल में न्यूज़ देख चुके हैं पिछले करंट अफेयर में। तो जो हमारा जो सुपेस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसको जो इसका जो काम होगा, ये रिलेवेंट डेटा को कलेक्ट करेगा और लॉज को कलेक्ट करेगा, यानी कि रिलेवेंट फैक्ट एंड लॉज को कलेक्ट करेगा और जजेस को प्रोवाइड कराएगा, जिसके बेस पे जजेस जल्दी से जल्दी अपना निर्णय ले सकते हैं। ये जो पोर्टल है वो डिसीजन लेने के लिए नहीं बनाया गया है, यानी कि डिसीजन जो होगा फाइनल वो जजेस का ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो पोर्टल है वो टेम्परेरी बेसिस पे काम करेगा। कहाँ कहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये दो जगह ये अभी ट्रायल बेस पे चलाया जाएगा, फिर इसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके हिसाब से ये कंट्री में हर जगह लगाया जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? AI बेस्ड पोर्टल है सुपेस। सुपेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, ठीक है। और ये हमारे किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है कि जस्टिस एस ए बोबड़े साहब जो प्रेजेंट में है, और नेक्स्ट जो जस्टिस होने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है जस्टिस NV रमन्ना साहब, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि माई मदर माई हीरो, एक बुक लिखी गई है, किसी मदर की बायोग्राफी के ऊपर है। डॉक्टर अच्युत समंता ने इसको लिखा है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021।
तो एक नया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस पास हुआ है। उसमें क्या कहता है कि वो उसमें 10 लॉज जो है, हमारे पुराने जो 10 लॉज थे उनको रिफॉर्म किया गया है। 10 लॉज रिफॉर्म किया गया है। इसको नाम क्या दिया गया है? रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस 2021। ठीक है, इसमें जो लॉज हैं, कौन कौन से लॉज हैं जिनको रिफॉर्म किया गया है, उनको वो लॉज हैं: सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, कॉपीराइट एक्ट 1957, कस्टम्स एक्ट 1962, पेटेंट एक्ट 1970, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे यानी कि लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002 और फाइनेंस एक्ट 2017। इन लॉज को रिफॉर्म किया गया है। इनके बारे में डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। इनमें हर एक के जो लॉ हैं इनमें क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं। एग्जाम्पल के तरीके से हम देख लेते हैं। जो हमारा सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 है, इसमें क्या था कि कोई भी मूवी बनती है, कोई भी फिल्म बनती है जो कि लाइव थिएटर्स में, टीवी पे या कहीं पे भी जो कि पब्लिकली दिखाई जा सके, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड कराता है? सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सीबीएफसी हमारे इंडिया में एक संस्था है जिसके द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाता है। कौन सी संस्था है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाता है। कई बार डिस्प्यूट होते हैं कि जो निर्माता होते हैं वो मूवी बनाते हैं और उनको सीबीएफसी जो है उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करती है। तो सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड नहीं करती है तो हमारे कंट्री में एक संस्था थी, संस्था का नाम था फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि इसको नाम दिया गया था एफकैट। इसमें वो अपील करते थे और अपील के अनुसार ये जो एक संस्था थी ये डिसीजन लेती थी कि हाँ, इस फिल्म में क्या क्या एडवांसमेंट होनी चाहिए, क्या कट होने चाहिए, क्या कंटेंट बदला जाना चाहिए, और उसके बाद ये इनको कहती थी किसको? सीबीएफसी को, कि हाँ इसको आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। जो सर्टिफिकेट हमारे यहाँ दिए जाते हैं वो किन किन नॉर्म्स में दिए जाते हैं? एक यू नॉर्म्स में दिया जाता है, एक यूए के नॉर्म्स में दिया जाता है, एक ए के नॉर्म्स में दिया जाता है और एक दिया जाता है एस। तो यू क्या है? ये जो दिया जाता था, ये दिया जाता है कि जो चिल्ड्रंस हमारे 12 ईयर्स एज से बिलो हैं उनको आप ये मूवी देख सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। और जो यूए है, जो वो क्या है कि 12 साल से कम के बच्चे हैं वो मूवी देख सकते हैं, लेकिन किसी पेरेंट के गाइडेंस में, ठीक है, यानी किसी एडल्ट के गाइडेंस में वो मूवी देख सकते हैं। और जो ए सर्टिफिकेट है ये 18 ईयर्स ओल्ड एंड उससे अबव लोगों के लिए ये मूवी होगी। और एस सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो दिया जाता है कि किसी खास कम्युनिटी के लिए ये मूवी बनाई गई है, ठीक है, या किसी खास प्रोफेशन के लिए ये मूवी बनाई गई है, जो ये खास प्रोफेशन को लोग देखेंगे। यानी कि हो सकता है कि वो कोई डॉक्टर्स के लिए बनाई गई हो या इंजीनियर्स के लिए बनाई गई हो या किसी और तरीके के प्रोफेशंस के लिए बनाई गई हो। तो ये 4 तरीके के सर्टिफिकेट हमारे यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इससे अवेयर रहिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि हमारे जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है फिल्म सर्टिफिकेशन कौन कौन से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। तो कौन से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है? यूए, ए और एस सर्टिफिकेट। तो इसके बाद एफकैट क्या बोलता था कि इन सर्टिफिकेट में से जो भी कंटेंट है उस हिसाब से कोई सर्टिफिकेट इसको दे दीजिए। ऐसा कई बार हो चुका है। कब हुआ है कि आपको पता होगा कि कई सारी मूवीज़ आई थी, बहुत सारा विवाद चला। तो उसमें एक एग्जांपल है द मैसेंजर ऑफ गॉड। द मैसेंजर ऑफ गॉड एक मूवी आई थी जिसको किसने बनाया? जो राम रहीम साहब थे हमारे, जिनको डेरा सच्चा सौदा के थे, बहुत सारे विवादों में भी रहे, वो मूवी बनाते थे। तो उनकी ये मूवी थी द मैसेंजर ऑफ गॉड। इसको जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन था, इसने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने अपील करी किसके पास? एफकैट के पास, और उसके बाद इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है। उस टाइम पे जो ये मूवी जो ये विवाद हुआ था, ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और उस टाइम पे जो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन थे वो कौन थी? लीला सैमसन जी थी, जो हमारे फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की चेयरमैन थी, और इन्होंने इसको मना किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने एफकैट से जाके और इसको दोबारा से लॉन्च कर दिया गया था। तो अब ये तो सारी हो गई कि हाँ, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो काम कैसे करता है, यानी कि सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? सीबीएफसी का है। और अगर फिल्म में कोई डिस्प्यूट है तो उसको निपटाने का काम किसका है? एफकैट का है। लेकिन अब नया जो लॉ है, चेंज हुआ है, उस नए लॉ ने क्या कहा है कि जो एफसेट ये संस्था थी, यानी कि फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको ख़त्म कर दिया गया है। और जो भी अब डिस्प्यूट होंगे वो निर्माता कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे।
हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में निर्माता जाएंगे तो निर्माताओं का एक ये कहा गया है कि ये आज का दिन जो है, जिस दिन ये ट्रिब्यूनल पास हुआ है, ये ब्लैक डे फॉर फिल्म इंडस्ट्री है। ब्लैक डे ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इसको क्यों बोला गया है? उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के पास पहले से ही इतने मामले होते हैं, वो हमारे मामले कैसे निपटाएगा, और हम इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हाई कोर्ट अगर उसको 1 साल 2 साल 3 साल तक खींचता रहेगा तो हमारा वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा। तो यानी कि उनका सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट के पास पहले से ही इतने केसेस हैं जो कि हमारे एक स्पेशल केसेस को कैसे सुलझाएगा। इसके लिए हमारी जो संस्था थी ये हमारे केसेस को सुनती थी, और ये उनका जो निर्णय आता था जल्दी से जल्दी निर्णय आ सकता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस एफकेट संस्था को ख़त्म करके ये कहा है कि अब अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो वो आप सिर्फ हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए इसको, जिस दिन ये बिल पास हुआ है, उसको ब्लैक डे फॉर फिल्म इंडस्ट्री के रूप में कई सारे निर्माता इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या है ये ट्रिब्यूनल क्या है, और मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया है। बाकी के एग्जांपल मैं एक अलग वीडियो लेक्चर बना के आपको दूंगा, और सारे के सारे जितने भी आपके लॉस चेंज हुए हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं सारे के बारे में आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इंडिया अपोजेस क्लाइमेट नेट जीरो। क्लाइमेट नेट जीरो का क्या मतलब है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका इमिशन होता है। इमिशन के बाद क्या होता है कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होने का इफेक्ट क्या है। ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज़ होने का इफेक्ट है उसमें ये बोला जा रहा है कि कंपेयर किया गया कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से, यानी कि अराउंड मिड 18th सेंचुरी के बीच से पहले से जो हमारा क्लाइमेट चेंज था वो क्या था कि हमारा जो भी हर ईयर या हर डिकेड या हर सेंचुरी के बाद 0.1% यानी 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इंक्रीज़ कर रहा था हमारा ग्लोबल मीन टेम्परेचर। यानी कि जो वर्ल्ड में जो अलग अलग टेम्परेचर है हर जगह के, उनको सबको मिला के जब बात करी जाती थी तो ये अराउंड 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड आता था। तो 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड जब ये आता था, और ये अगली सेंचुरी में ये इंक्रीज़ जो कर रहा था वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर रहा था। लेकिन मिड 18th सेंचुरी से लेके जिसको फर्स्ट एंड सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो रिवॉल्यूशन हुए उनके बाद ये मिड 19th सेंचुरी तक क्या हुआ कि ये इंक्रीज़ करने लगा, और ये अराउंड 14 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ चला गया, और ये 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से इंक्रीज़ कर रहा था। लेकिन अब आज की डेट में क्या हुआ है कि हमारे जो मिड 20th सेंचुरी यानी कि जब हमारा थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये अराउंड 1.1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड इंक्रीज़ कर रहा है। और ऐसा कहा गया है कि अगर यही चलता रहा तो 21st जो सेंचुरी होगी हमारी, उसमें ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड के रेट से इंक्रीज़ करेगा, और ये 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का आशंका है। ठीक है, तो अब इसको रोकने के लिए अगर ये इस रेट से इंक्रीज़ करने लगा तो हमारे सी लेवल जो है, जैसे कि हमने एक बात करी थी कि उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट का एक सताभ्या विलेज था, हमने पिछले करंट अफेयर में बात करी थी, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट का एक सताभ्या विलेज था। ठीक है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट का सताभ्या विलेज था, उड़ीसा का एक सताभ्या विलेज था, जो का क्या हो रहा था कि वो उसका जो मैप से नामो निशान गायब हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग से, इस रेट से अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमारे जो सी लेवल्स हैं, सी जो है वो उनका सी लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। सी लेवल इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या हो गया कि हमारे जो रहने वाली ज़मीन है उसमें पानी आता चला जा रहा है, और रहने की जगह कम होती चली जा रही है। तो ये ग्लोबल जो फॉर्म है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है, सारे ने मिलकर बैठ के बात करी और बात की कि अगर इसी रेट से ये बढ़ता रहा तो एक टाइम आएगा जिससे कि हमारे पास रहने लायक जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पे एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ। पेरिस एग्रीमेंट में कहा क्या गया कि उसमें जो सारी कंट्रीज़ हैं उनको लीगली बाउंड किया जाए कि वो काम करें अपने यहाँ कि क्लाइमेट जो है यानी कि नेट जीरो की तरफ बढ़े। अब ये मैं समझाऊंगा कि नेट जीरो है क्या। तो जो पेरिस एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज था वो 2015 में आया, और क्या कहा गया कि इसने कहा कि लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ये ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्या है? लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्रेडिक्ट किया गया है कि हाँ मिड 21st सेंचुरी से ऊपर ये इतने रेट से इंक्रीज़ करने लगेगा, और इस रेट से इंक्रीज़ करा तो हमारे जो सी लेवल्स हैं वो 29 से 77 सेंटीमीटर तक इंक्रीज़ कर जाएंगे मिड 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे कंसर्न आया और ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट का नाम क्या आया? पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज 2015, जिसमें बोला गया कि हर कंट्री अपने यहाँ पे काम करेगी और एक लीगल साइन करेगी कि हम जो है उसमें काम करेंगे कि जो हमारा जो टेम्परेचर है वो 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहे। यानी कि इस
डेटा के अंदर उसको बाउंड करना है, इससे इंक्रीज ना करे 21st सेंचुरी में, ठीक है। ये कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, यानी कि जो पहले के लेवल्स थे उनसे कंपेयर करके, और ये 2 डिग्री से 1.5 डिग्री के बीच में रहे। यानी कि जो अभी, यानी हमने बताया प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या था, 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज था, और जो इस टाइम जो चल रहा है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज चल रहा है, अराउंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 14 पॉइंट कुछ है, तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड चल रहा है। अब ये बोला गया है कि इससे इंक्रीज नहीं करने देना है। अब इससे इंक्रीज नहीं करने देना है तो क्या होगा कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है उसको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करना है। तो यानी कि सबसे पहले इसका एक मेजर क्या हो सकता है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यानी कि कार्बन जो इमिशन होता है, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे सबसे ज़्यादा किससे इफेक्ट हो रही है, कार्बन इमिशन से। तो सबसे पहला ये है कि कार्बन इमिशन जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो हमारा ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे आज प्रेजेंट सिनेरियो में है, हर कंट्री अपने आप को डेवलप करना चाहती है, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, पॉपुलेशन है हमारी, है, ट्रेड बहुत चलता है कि यहाँ से वहाँ तक सामान ले जाना है, तो इससे ये पॉसिबल नहीं है। तो नेट जीरो क्या कहता है, हमारा नेट जीरो नाम से एक टारगेट बनाया गया जो कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में बात करता है। तो नेट जीरो क्या है, नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में बात करता है। ये नहीं कहता कि आप कार्बन इमिशन जीरो कर दो, ठीक है, ये नहीं कहता है कि आप कार्बन इमिशन जीरो कर दो। ये कहता है कि आपका जो भी कार्बन इमिशन है उसका एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का होना चाहिए। यानी कि जितना आप कार्बन इमिट कर रहे हो उसको एब्जॉर्ब करो, और जो भी कार्बन है उसको रिमूव भी करो। यानी कि अगर आप कार्बन को यानी कि जितना कार्बन इमिट हो रहा है उसको आप न्यूट्रलाइज कर दो, ठीक है। तो ये जो नेट जीरो ट्रीटी है वो क्या कहती है कि जितना कार्बन आप निकाल रहे हो उसको न्यूट्रलाइज करिए। हमें ये नहीं मतलब है कि आप कार्बन को जीरो कर रहे हो। तो ये जो कार्बन है जो इमिट होता है हमारे सरफेस से या हमारे जो क्लाइमेट से, जैसे कि हम इंडस्ट्रीज चला रहे हैं तो वहाँ पे कार्बन इमिट होता है। हम कार चला रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, उससे कार्बन इमिट होता है। तो जितना भी डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं उनसे ये कार्बन इमिट होता है। और अब ये बात करी जा रही है कि नेट जीरो के माध्यम से उसको न्यूट्रलाइज करिए। अगर आप एमिट कर रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब भी करिए किसी ना किसी तरीके से। तो एब्जॉर्ब करने के लिए क्या बोला गया कि हाँ, आप ऐसा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सिंक्स बनाइए, कि जितना आप कार्बन एमिट कर रहे हैं उसी हिसाब से आपके यहाँ कार्बन सिंक्स होने चाहिए, जैसे कि फॉरेस्ट होने चाहिए कि जो उस कार्बन को कंट्रोल में रख सकें। या फॉरेस्ट नहीं, अगर आप फॉरेस्ट बनाने लायक आपके यहाँ ज़मीन नहीं या इसमें कम कार्बन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाइए जो कि कार्बन को कैप्चर कर सके और स्टोर कर सके। यानी कि कार्बन को न्यूट्रलाइज करना, आप जिस पेज से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उस पेज से डेवलप करते रहिए, लेकिन आप उसको न्यूट्रलाइज भी करिए। ये जो नेट जीरो जो ट्रीटी है वो ये कहती है। तो कहा जाता है कि अभी अगर आपका कार्बन जो एब्जॉर्प्शन एमिशन से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव एमिशन। और आज की डेट में भूटान जो है, भूटान एक कंट्री है, वो भूटान को नेगेटिव कार्बन नेगेटिव कंट्री बोला जाता है, क्योंकि इसके यहाँ जो एब्जॉर्प्शन है वो एमिशन से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से वर्ल्ड फोरम्स जो है वो बात कर रही हैं कि हाँ, आप ऐसा करिए कि कार्बन जो नेट जीरो की तरफ है उसकी तरफ जाइए, ठीक है। तो जो गोल है वो क्या रखा गया है इसके लिए कि 2050 तक जो कि सारी कंट्रीज़ हैं वो मिलके जो आपका जो लेवल है उसको कार्बन इमिशन का वो जीरो कर लें, यानी कि न्यूट्रलाइज कर लें उसको, जितना आप इमिट कर रहे हो उतना एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। तो इसका जो टारगेट रखा है 2050 तक रखा गया है। कई सारी कंट्रीज़ ने 2030 भी बोला है, और जो हमारा चाइना कंट्री है पास का, इसने बोला है कि 2060 तक ये अपना कार्बन न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। क्योंकि चाइना जो है अभी सबसे बड़ा एमिटर है कार्बन का वर्ल्ड में, ठीक। तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हमने बात कर ली। क्या है कि इसने बोला गया है कि 2050 तक आप ये काम करें कि अपने कार्बन जो न्यूट्रलाइजेशन है वो 2 डिग्री से 15 डिग्री तक के टेम्परेचर को रखने के लिए अपने कार्बन को न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आई कि इंडिया एक इकलौती कंट्री है वर्ल्ड में जिसने इसको मना किया है कि हम इस एग्रीमेंट है इसको साइन नहीं करेंगे। अब क्या है इंडिया की क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं साइन करेंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सब उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं वो कौन से कंट्री कितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं। तो ये इसके हिसाब से जो 2020 में जो डेटा आया उसके हिसाब से ये क्या कहा गया कि चाइना है वो लार्जेस्ट कार्बन इमिटर कंट्री है। यानी कि जो वर्ल्ड का जितना भी कार्बन इमिशन होता है उसका 28% सिर्फ चाइना करता है। उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है कार्बन इमिटर का वो है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अराउंड 15% जो कार्बन है वो इमिट करता है। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कार्बन इमिटर कंट्री है जो 7% के अराउंड कार्बन को इमिट करता है। बाकी सारा मिलकर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, रसिया है 5% पे, और ये सारे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। और जो रेस्ट ऑफ इन कंट्रीज़ जो यहाँ पे डेटा दिया गया है इनके अलावा जो रेस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं वो 21% है। तो कहा जा रहा है कि चाइना ने तो बोल दिया कि भैया हम 2060 तक अपना जीरो कर लेंगे
जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको हम पार कर लेंगे, उसने बोल दिया, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट कह रहा है कि वो 2030 तक अपने आप को बना लेगा कार्बन न्यूट्रलाइज कंट्री। इंडिया ने कहा कि हम अभी नहीं करेंगे। अब पहले तो इंडिया के जो कंसर्न क्या है कि इंडिया क्या है, इंडिया है डेवलपिंग कंट्री। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन एक है, ठीक है। तो लार्ज पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, उसको फैसिलिटी देने के लिए अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उतना अच्छा है नहीं, तो हमें अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करने की ज़रूरत है। तो अभी हम इसको कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं जा सकते। अभी तो हमें, जब तक कि हम डेवलप्ड नेशन ना बन जाए तब तक हम इसको नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इंडिया का कंसर्न ये है कि वो अभी डेवलपिंग कंट्री की तरफ है, और उसको जाना कहाँ है, डेवलप्ड कंट्री होना है। अगर डेवलप कंट्री होना है तो उसको यहाँ पे अपने इंडस्ट्रियल जो है उसको, इंडस्ट्रीज़ जो है उनको इंक्रीज़ करना होगा। इंक्रीज़ करना होगा तो वो पहले उसका जो कंसर्न रहेगा वो इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद जब इंडस्ट्रीज़ उसके यहाँ हो जाएंगी तब दूसरा कंसर्न उसका आएगा कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर, यानी कि नेट जीरो के ऊपर। तब वो सोचेगा जब उसके इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इंडिया का कंसर्न भी सही है कि भाई, और दूसरी तरफ इंडिया ये कह रहा है कि जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने ये एक जो आज का सिनेरियो बना है वो बना किसकी वजह से है कि इंडिया तो अराउंड 5 से 7% ही दे रहा है, बाकी चाइना 28% दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट 15% दे रहा है, और सारे कंट्रीज बहुत सारा दे रहे हैं। तो इंडिया तो अभी 5 से 7% दे रहा है। और अगर इंडिया को डेवलप बनना है तो उसको अपनी लार्ज पॉपुलेशन को हैंडल करना है, उसको अभी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ करना है, और उसके लिए कार्बन इमिशन होगा। जब उसकी इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ आ जाएगा तब वो इसके बारे में सोचेगा। और ये सही बात भी है, और इंडिया कह रहा है कि पहले जो डेवलप्ड नेशन हैं वो इस काम को करें, वो अपने आप को पहले कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ ले जाएं, उसके बाद हमसे बात करें। तो यही सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसलिए इंडिया अभी कार्बन न्यूट्रलिटी का जो एग्रीमेंट है वो साइन नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में और हम बात करते रहेंगे। आप लोग को भी कोई अगर सुझाव हो इसके ऊपर तो आप देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि जो कार्बन हम बात करते हैं, कार्बन जो इंक्रीज़ कर रहा है, एमिट हो रहा है, ये होता क्या है कि इसके लिए सबसे बड़ी बात है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अच्छा, कार्बन का जो रोल है वो क्या है मार्केट में, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन का रोल क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसका जो रोल आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जितनी ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उस हिसाब से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता चला जाएगा। तो सन से क्या होता है कि हमारे जो पिक्चर देख लेते हैं, सन से एक विजिबल लाइट आती है हमारे अर्थ सरफेस पे, ठीक है। जब ये विजिबल लाइट आती है तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ लाइट अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, और कुछ लाइट क्या होती है हमारे एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है हमारा सरफेस का वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करता है, क्योंकि आपका जो विजिबल लाइट है उसमें हीट भी होती है। और होता क्या है कि इंफ्रारेड्स आते हैं, तो कुछ इंफ्रारेड्स हमारी अर्थ जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ इंफ्रारेड जो हमारी लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। लेकिन जो इंफ्रारेड है, कुछ अर्थ भी हमारा इंफ्रारेड जो लाइट होती है उसको इमिट करती है, और वो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कुछ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है वो, और बाकी का हमारा इस एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है। तो जो इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती है, वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर को वार्म करती है और सरफेस को वार्म करती है, ठीक है। अब जो वार्म कैसे करती है, जो रह जाती है जो इंफ्रारेड लाइट, वो किससे रह जाती है कि अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो क्या करती हैं, इसको एब्जॉर्ब करती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस में क्या है, हमारे वाटर वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स। दूसरा क्या हो गया हमारा कार्बन और मीथेन। इस टाइप की अगर गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, और जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी हीटिंग इंक्रीज़ होगी। तो ये कहा जाता है कि इन चीज़ों को अगर हम लिमिट में रखें तो जो इंफ्रारेड लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी, और जब चली जाएगी तो हमारा टेम्परेचर जो है वो एक कंट्रोल रेट में इंक्रीज़ करेगा। तो ये सारी बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। हो सकता है आप लोग अच्छे से समझ गए हों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैबिनेट जो है हमारा, उसने एक PLI स्कीम लॉन्च की है। PLI स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम लॉन्च की है, जिसमें बोला गया है कि वाइट गुड्स और सोलर मॉड्यूल। वाइट गुड्स क्या होते हैं, लार्ज इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एयर कंडीशनर हो गए, फ्रिज हो गए, ये सारे किस में आते हैं, इनको बोला गया है वाइट गुड्स, ठीक है। तो वाइट गुड्स में है, तो इसमें अगर कोई एलिजिबल इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें क्या होगा कि उसको एक इंसेंटिव मिलेगा। कितना मिलेगा, अभी जो पहला टारगेट रखा गया है उसमें 6238 करोड़ का जो इंसेंटिव मिलेगा अगर वो कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो वाइट गुड्स में कौन कौन से आ गए, जैसे कि एयर कंडीशनर आ गया, आपका LED लाइट्स आ गए, यानी कि इन सब चीज़ों में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, इनके मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको इतना इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, इनको प्रमोट करने के लिए। और जो हमारा सोलर मॉड्यूल है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करता है, सोलर मॉड्यूल बनाने में इन्वेस्टमेंट करता है और ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको 4500 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा, जो भी इन्वेस्टर एलिजिबल होगा।
तो यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि यहाँ तो वाइट गुड्स की बात हमने कर दी। वाइट गुड्स को किस में बोला गया कि जो लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको वाइट गुड्स बोला जाता है। और दूसरा एक और है कि किसी को ब्राउन गुड्स बोला जाता है। ठीक है, ब्राउन गुड्स। ब्राउन गुड्स क्या है? ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे आपके टीवी हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, आपके रेडियो हो गए, इनको क्या बोला गया? ब्राउन गुड्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि अगर कहीं पे भी आ जाता है लिखा हुआ है कि वाइट गुड्स और ब्राउन गुड्स के बारे में, तो वाइट गुड्स क्या है? आपके जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो हायर रेटिंग के होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, एलईडी हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी आपके बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो वाइट गुड्स में जाते हैं। और ब्राउन गुड्स में कौन जाएगा? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि टीवी हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, ये सारे ब्राउन गुड्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, दो चीज़ें हैं, वाइट गुड्स और ब्राउन गुड्स। ठीक है, वाइट गुड्स एंड ब्राउन गुड्स। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वॉन अवार्ड्स इन एपेक्स इंडिया एचआर एंड बिजनेस के जो अवार्ड दिए गए उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अवार्ड जीते हैं। किस किस फील्ड में अवार्ड जीते हैं? बेस्ट स्ट्रेटजी इन एचआर 2020 अवार्ड मिला है इसको, और एचआर ओरिएंटेड सीईओ अवार्ड मिला है 2020 का। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड इसने जीते हैं। तो आज के जो करंट अफेयर है उसमें इतना ही। हो सकता है ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे के साथ डेली के डेली करंट अफेयर आपको मिल सके जल्दी से जल्दी, और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।